हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज हम लोग काइनेमेटिक्स का आखिरी चैप्टर रिलेटिव मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। रिलेटिव मोशन पूरी फिजिक्स के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि अगर टॉप 5 चैप्टर्स पूरे फिजिक्स में काउंट किए जाएं कि कौन कितना यूज़फुल है, तो शायद रिलेटिव मोशन का स्थान पहला या दूसरा होगा। काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से बहुत आसान हो जाते हैं और मैकेनिक्स तो इसके बिना चल ही नहीं सकती। और अगर किसी को रिलेटिव मोशन कमज़ोर रह जाए तो समझ लो फिजिक्स में उसको कुछ आना ही नहीं है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आप देखेंगे अक्सर हम रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे अगर आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और साइन कन्वेंशन नहीं आता है, चाहे आपने जितने भी डेरिवेशन कर लिए, कभी भी ऑप्टिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आपसे क्वेश्चंस हिलेंगे ही नहीं। बिल्कुल उसी तरीके से रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर हैं तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। हाँ, चैप्टर ऐसा बहुत आसान है, बहुत मज़ा लेके आपको पढ़ाते हैं। चलिए तो हेडिंग लगा लो, रिलेटिव मोशन। 5 से 6 इसमें लेक्चर का चैप्टर होगा, बहुत गजब से पढ़ा के दूंगा आपको, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा रिलेटिव मोशन। ठीक है, चलिए तो मैं आपको सबसे पहले रिलेटिव, देखो मजा आने वाला। रिलेटिव यार पूरी दुनिया में इसी की लड़ाई है। रिलेटिव रिलेटिव का मतलब यहाँ पर रिश्तेदारी नहीं है। रिलेटिव का मतलब यहाँ पर रिश्तेदारी नहीं है। रिलेटिव का मतलब है तुलना। मेरे रेस्पेक्ट में वो कितना अमीर है, मेरे रेस्पेक्ट में वो कितना गरीब है। तो जो मेरे रेस्पेक्ट शब्द बोला जाता है, मेरे रेस्पेक्ट, ध्यान से सुनना, बहुत लोकल शब्दों से स्टार्ट कर रहा हूं। तो मेरा रेस्पेक्ट जो होता है ये असल में होता है ऑब्जर्वर होता है। जैसे मान लीजिए भाई, मेरे जैसे साइकिल चल रही है तो मेरे रेस्पेक्ट, मैं ग्राउंड पे खड़ा हुआ हूं तो मेरे रेस्पेक्ट में साइकिल कितनी तेज चल रही है, तो साइकिल का मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब मान लो कार चल रही है तो मेरे रेस्पेक्ट में कार कितनी तेज चल रही है। और देखा जाए तो मोशन पूरी तरह से रिलेटिव ही है, एब्सोल्यूट करके कुछ होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। एब्सोल्यूट मतलब आप इसको ये नहीं कह सकते हैं कि दुनिया के लिए एक जैसा है ना, ये सबके लिए अलग अलग है। जैसे कोई भी आदमी ले लो, आप शहर का कोई भी आदमी है, इसके पास 1 लाख रुपए, तो वो किसी के लिए अमीर है, किसी के लिए गरीब है, किसी के लिए ज्यादा गरीब है, किसी के लिए ज्यादा अमीर है। भाई जिसके पास 1 पैसा नहीं है खाने को उसके लिए तो अमीर हो गया ना, और जिसके पास 1 करोड़ है उसके लिए गरीब, और जिसके पास 10 करोड़ है और ज्यादा गरीब, 100 करोड़ वाले के लिए और ज्यादा गरीब। बिल्कुल उसी तरीके से मोशन का कॉन्सेप्ट होता है। खुद बताइए आप, आराम आराम से सुन लो। जैसे ये है, ये मान लो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है इधर, तो अगर मैंने 10 मीटर पर सेकंड दिया तो इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब यह है कि जो भी ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ये ग्राउंड वाला, इसके लिए ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब मान लीजिए कोई कार वाला आए, तो खुद बताइए, आप अभी नॉर्मल बातें कर रहा हूं मैं आपसे, क्या जो कार वाला, एक मान लो एक कार में एक ऑब्जर्वर कार पे चल रहा है, खुद बताइए, ये खड़ा हुआ है तो ए के लिए तो ये 10 है। अब मान लो बी यहां पर है और ये खुद 200 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, खुद 200 मीटर पर सेकंड से, तो आपको क्या लगता है ये 10 से ही जा रहा होगा? क्या ये जो बी है इसको 10 बोलेगा? यार आप समझते हो ना कि जैसे आप बहुत तेज कार चलाओ और एक आदमी साइकिल से चल रहा है, भंड से निकल जाते हो, ऐसा लगता है वो कितना तेज पीछे जा रहा है। तो एक्चुअली यही रिलेटिव मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो मोशन एज सच एब्सोल्यूट करके कुछ होता ही नहीं है, मोशन सब कुछ रिलेटिव होता है। ठीक, जैसे भाई इस ऑब्जर्वर के लिए ये बहुत तेज मूव कर रहा होगा और यहाँ पे एक ब्लॉक रख दें हम, यहाँ पे एक ब्लॉक, तो बताइए इसके लिए क्या बोलेगा? ये रेस्ट बोलेगा। ठीक, रेस्ट बोलेगा। जैसे यही ब्लॉक रखा हुआ है, मान लो यहाँ पर ये ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पर, तो देखिए कुछ ऑब्जर्वर मैंने खड़े किए, एक ऑब्जर्वर ये खड़ा ए, एक ऑब्जर्वर बी है, ये एक ऑब्जर्वर सी है। ऑब्जर्वर तो जानते ही हो, काफी समझा चुका हूं। तो देखिए ए मान लीजिए ये रेस्ट में है, ठीक, ये इसको रेस्ट बोल रहा है। खुद बताइए, अगर ये इधर 10 मीटर पर सेकंड से जाए तो आपको लगता है ये रेस्ट बोलेगा? नहीं बोलेगा, बिल्कुल क्या बोलेगा? इसको मोशन बोलेगा। इतना तो आप समझते हैं। भाई जैसे बस में आप बैठे हुए हैं और आपका मित्र बगल में खड़ा हुआ है, बस मान लो अभी रुकी है,
तो आप दोनों बात कर रहे हैं तो आप उसको रेस्ट बोलेंगे और वो आपको रेस्ट बोलेगा। बस जैसे ही बस चलेगी वो आपको क्या बोलेगा, मोशन, और आप भी उसको मोशन में बोलोगे। हाँ, उसके लिए आप इधर जा रहे होगे जिधर बस चल रही है, और आप जब उसको देखोगे तो ये नॉर्मल सा एक फीलिंग होती है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, वो पीछे जाता दिखेगा, वो पीछे जाता दिखेगा। तो यही सब मोशन है। ठीक, अगर ये इधर जा रहा है मान लो 15 मीटर पर सेकंड से, तो इसके लिए इसका ये अलग मोशन होगा। तीनों के तीनों बताइए इस ब्लॉक के मोशन को अलग अलग ऑब्जर्व करेंगे कि नहीं करेंगे? ये कहेगा रेस्ट है, ये कहेगा कि भाई अब वो तो कंसेप्ट बताऊंगा कितने से मूव करेगा, पर अगर ये आगे जा रहा है तो आपको नहीं लगता ये ब्लॉक इसको कुछ पीछे जाता दिखाई देगा, कुछ पीछे जाता दिखाई देगा। इसी तरीके से ये इधर जा रहा है, अगर सी इधर जा रहा है तो ये ब्लॉक कुछ इसको इधर जाता दिखाई देगा। अभी मैं केवल उतनी बातें कर रहा हूं जितना आपको आता है या जितना आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो मोशन एज सच एक रिलेटिव टर्म होता है, तो मैं इसको लिखता हूं, इतना पॉज करके उतार लो, नहीं आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल सी बातें हैं। तो मोशन एक रिलेटिव टर्म है। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिलेटिव, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिलेटिव। ठीक है, एक रिलेटिव टर्म होता है, एब्सोल्यूट मोशन डिफाइन ही नहीं होता है। एब्सोल्यूट मोशन, एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि जो चीज एब्सोल्यूट होती है वो दुनिया में सबके लिए एक जैसी होती है। तो इस तरह से मोशन को हम कभी भी डिफाइन नहीं करते। तो एब्सोल्यूट मोशन इज नॉट डिफाइंड, एब्सोल्यूटली मोशन को हम डिफाइन नहीं करते। ठीक, तो फिर अब यहीं पर आ जाती है मोशन की डेफिनेशन। तो मोशन क्या है? मोशन एक ऑब्जर्वर के लिए डिफाइन होगा। जब किसी ऑब्जर्वर के लिए कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है तो इसका मतलब इस ऑब्जर्वर के लिए वो टाइम के रेस्पेक्ट में स्पेस में अपनी पोजीशन चेंज करना चाहिए। ठीक, तो मैं इसको लिखता हूं, इतना उतार लो। मोशन, सबसे पहला पॉइंट, वी ऑलवेज डिफाइन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, motion of an object with respect to some observer, और इसी को हम कहते हैं रेफरेंस फ्रेम और रेफरेंस फ्रेम और रेफरेंस फ्रेम। ठीक, ऑब्जर्वर को क्या कहते हैं? रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। रेफरेंस फ्रेम में दो बातें होती हैं, ये आपको बता चुके हैं हम। रेफरेंस फ्रेम थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। अभी यार रेफरेंस फ्रेम को लेके मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। रेफरेंस फ्रेम की आवश्यकता, एक टर्म दिमाग में आएगा, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। तो यार लॉज ऑफ मोशन में जब सूडो फोर्स पढ़ाते हैं वहीं पर हमको जरूरत पड़ती है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल की, उससे पहले कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्लीज यार मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, केवल रेफरेंस फ्रेम का मतलब बता रहा हूं। तो रेफरेंस फ्रेम बेसिकली क्या होती है, ध्यान से सुनना। इट इज अ सिस्टम, पहले ही बता चुके हैं पर अब टू द पॉइंट बात कर लेते हैं। इट इज सिस्टम ऑफ coordinate axes with clock, समझिए, इट क्या लिखते हैं, इट इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस विद क्लॉक अटैच्ड। ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है। जैसे ये है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पूरा सिस्टम, यहां पर ऑब्जर्वर, ये पूरा सिस्टम, और इसमें घड़ी भी होनी चाहिए। घड़ी किस लिए? टाइम को मेजर करने के लिए। तो ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? रेफरेंस फ्रेम कहलाता है। दिस इज रेफरेंस फ्रेम। अब देखिए अब बड़ा आपको मजा आने वाला है। अब ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? रेफरेंस फ्रेम कहलाता है। तो अगर ये ग्राउंड पर रखा हुआ सिस्टम है तो इसको कहेंगे ग्राउंड का रेफरेंस फ्रेम। अगर यही किसी मोटरसाइकिल पे जाके बैठ जाए तो इसको कहेंगे मोटरसाइकिल का फ्रेम।
यही किसी हेलीकॉप्टर में जाके बैठ जाए, मतलब पूरा सिस्टम, ऑब्जर्वर और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस और क्लॉक, ये क्लॉक है, इसको लेकर आप जहां भी बैठ जाएंगे ये उसी का नाम पड़ जाता है। जैसे आप मान लो किसी पनडुब्बी में जाके बैठ जाएं तो पनडुब्बी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बस में जाके इसको लेके बैठ जाएं, आप खुद इसको लेके बस में जाइए, मतलब आपके पास एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस और एक घड़ी, और अब आप दुनिया को ऑब्जर्व किए तो आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जैसे कोई मोटरसाइकिल मूव कर रही है और उस मोटरसाइकिल में पर जाकर आप अपना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये घड़ी लेकर बैठ जाइए, तो अब आप पूरी दुनिया को मोटरसाइकिल से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? मोटरसाइकिल। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली दो तरह के होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, जिसकी आवश्यकता मुझे अभी बिल्कुल भी नहीं है, लॉज ऑफ मोशन में जाके पड़ेगी, सूडो फोर्स में जाके। अब मैं यही पढ़ा लूं और टाइम फालतू में किल होगा, एक भी क्वेश्चन में यूज नहीं होना है, तो फायदा क्या? वहीं पढ़ाऊंगा और वहीं यूज कर लूंगा, तभी फायदा होगा। इसलिए टाइम को हमको अननेसेसरी किल नहीं करना है, समय वैसे ही बहुत कम है, ठीक। तो फिलहाल रेफरेंस फ्रेम के नाम पर कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक ऑब्जर्वर ये इसके अंदर बैठा हुआ, और घड़ी, ये आपका क्या कहलाता है? रेफरेंस फ्रेम। इतना उतारो, ठीक है। रेफरेंस फ्रेम क्लियर कर दिया। तो वी ऑलवेज डिफाइन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ और रेफरेंस फ्रेम। अब देखिए, अब मोशन की डेफिनेशन आती है, इसको इतना उतारो, इसको हटा दूं, चल इसको हटा दूं। सेकेंड, अब देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मोशन में है, तो इसका मतलब उस ऑब्जर्वर या उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में स्पेस में उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए, और पोजीशन चेंज का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होनी चाहिए, ठीक। वो जो घड़ी है ना, वो टाइम मेजर करने के लिए होती है। तो एन ऑब्जेक्ट इज said to be in motion, said to be in motion with respect to some frame of reference, को F1 लिखूंगा, some frame of reference if and only if and only if position of the object changes with respect to time। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करे तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में किसमें? मोशन में है। तीसरा पॉइंट इसी में लिखूंगा, अलग अलग ऑब्जर्वर या अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन अलग अलग होता है। मैं सीधे लिख देता हूं हिंदी में, अलग अलग, अलग अलग थोड़ा सा अच्छा लगता है, अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए किसी ऑब्जेक्ट का मोशन अलग अलग होता है। अलग अलग होता है, ये बात क्लियर हो गई। मतलब अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए मोशन अलग अलग होता है। जैसे एक साइकिल वाला मूव कर रहा है तो ग्राउंड वाला कुछ उसकी वेलोसिटी के बारे में अलग बताएगा, एक कार वाला उसको देखेगा तो अलग बताएगा, हेलीकॉप्टर से देखेगा तो अलग बताएगा, ट्रेन से देखेगा तो अलग बताएगा, किसी और डायरेक्शन में कोई मूव करते हुए देखेगा तो अलग बताएगा। तो अलग अलग रेफरेंस फ्रेम या अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन अलग अलग होता है, ठीक। इतनी बातें उतारिए जरा, इतनी बातें उतारिए। जैसे
ये मान लीजिए ब्लॉक मूव कर रहा है इसके रेस्पेक्ट में, सब बताना पड़ता है किसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये ब्लॉक है, ये इधर मूव कर रहा है V1 से इसके रेस्पेक्ट में, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये इधर जा रहा है V2 से। तो देखिए ये जो ब्लॉक है A है, ठीक, ये जो ब्लॉक A है इसको मान लो मैं इसको मैं कह दूँ O1, इसको मैं O2 कह रहा हूँ और O3 कह रहा हूँ। तो खुद बताइए जो ब्लॉक का मोशन है ए वाले ब्लॉक का मोशन क्या O1 O2 O3 तीनों के लिए अलग अलग होगा? बिल्कुल होगा। ये तो क्या बोलेगा इसको? रेस्ट। रेस्ट क्यों बोलेगा? मोशन बोलेगा। एक काम करो इसको V1 हटा दो, ठीक, रेस्ट बोलेगा। अच्छा ये क्या बोलेगा भाई? इसके ऊपर रखा हुआ है, ये इसके ऊपर रखा हुआ है तो जितनी स्पीड से ये मूव कर रहा है, ठीक, अगर इसके रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है तो जितनी स्पीड से ये मूव कर रहा है उतनी स्पीड से बोलेगा। तो ये इसको क्या बोलेगा बताइए? मूविंग विद स्पीड v, मूविंग विद स्पीड v से मूव कर रहा है। ये कुछ और बोलेगा, ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कितना स्पीड बताएगा, क्या बताएगा, वो सब अभी कॉन्सेप्ट आना बाकी है। फिलहाल ये ऑब्जर्व करो कि O1 O2 O3 तीनों के लिए इस A वाले ब्लॉक का मोशन डिफरेंट होगा। तो फॉर ऑब्जर्वर फॉर O1 O2 एंड O3 velocity of block A will be different. Will be different. तो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए ए वाले ब्लॉक की वेलोसिटी अलग अलग हुई। यही इस रिलेटिव मोशन का बेसिक है, यही रिलेटिव मोशन का बेसिक है। ठीक है, आपको ये बात क्लियर हो गई क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रिलेटिव मोशन क्या है। अब जब हम आते हैं रिलेटिव पोजीशन के ऊपर, हटाएं रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन देखिए, रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या है? जैसे एक ऑब्जर्वर ये है, एक ऑब्जर्वर ये है, एक ऑब्जर्वर ये है, मान लो ABC, तीन ऑब्जर्वर लिए, ध्यान से सुनना, तीनों रेस्ट में। इसके बीच की दूरी मान लो 2x है, इसके बीच की दूरी मान लो 5x है, ये है मान लो, ठीक है। तो बताइए रिलेटिव पोजीशन, ध्यान से सुनना, जैसे एक शब्द लिखते हैं हम x a विद रेस्पेक्ट टू b, तो इसको पढ़ते कैसे पहले सीख लो। इसको पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b। यहां पर ये ध्यान से सुन लेना, जब हम ये लिख देते हैं a विद रेस्पेक्ट टू b, प्लीज इसका मतलब समझना अलग से। तो a यहां पर ये काम करता है ऑब्जेक्ट का, और ये जो b होता है ये काम करता है ऑब्जर्वर का। तो पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर a विद रेस्पेक्ट टू b लिखा है तो इसका मतलब a होता है ऑब्जेक्ट और b होता है ऑब्जर्वर। कुछ भी लिखा है, जैसे मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू q, तो p किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और q किसका काम करेगा बच्चों? ऑब्जर्वर। ये जरा क्लियर कर लो। जैसे मैंने लिखा एक्सीलरेशन ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू n, तो m किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट। बहुत आसान है। और n किसका काम करेगा? ऑब्जर्वर। पहले ये सीखो जरा, मालूम पड़ा यही नहीं आता है, इस तरह से लिखते हैं। हाँ, इसको और भी तरीके होते हैं लिखने के, जैसे वेलोसिटी ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू q, इसको कुछ बुक्स वाले ये भी लिखते हैं pq। तो ये बात एक ही है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर लो, p विद रेस्पेक्ट टू q या pq, इसका भी मतलब p विद रेस्पेक्ट टू q ही होता है। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। अलग अलग बुक्स वाले अलग अलग नोटेशन यूज करते हैं, और मैं आपको जो मन करेगा यूज कर लूंगा, क्योंकि इतना कोई कठिन तो है नहीं। वैसे मैं ज्यादातर ये लिखता हूं, मुझे आदत इसकी पड़ी हुई है, पर कई बार ये भी लिख दूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कंफ्यूज कर जाएं। ठीक है, अब इसमें ये क्लियर है आपको। तो पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ठीक। तो बताइए रख क्या होगी? अच्छा, इसमें एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया। तो अब देखिए ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ए बी के रेस्पेक्ट में, बी ऑब्जर्वर है, तो आप यहां खड़े हो जाइए। अब यहां खड़े होकर इसको आप ऐसे देख रहे हैं, तो बताइए ये किधर दिखाई देगा? आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस में दिखाई देगा। तो आप इसको क्या लिख रहे होंगे बताइए? आप लिखेंगे -2x i कैप, ये लिखेंगे।
अभी आने लगेगा। ऐसे ही मान लो मैंने लिखा एक्स बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो इसका मतलब क्या है, देखो बी अब कौन होगा, ऑब्जेक्ट, और ए ऑब्जर्वर। तो ध्यान से सुनना, जैसे ए को देखने के लिए आप ये देख रहे थे ए को, जब बी को देखेंगे तो अब ये आ जाएंगे, ठीक। तो अब आप बी को ए पर बैठ के ऐसे देख रहे हैं, तो ध्यान रखना इसकी पोजीशन इधर होगी, तो डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसको क्या लिखेंगे बताइए, 2xi कैप। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पोजीशन, ठीक है। और ऊपर लिख देता हूं यहां से हटा के, ये तो सब क्लियर हो गया। अब जैसे मुझे लिखना है, ध्यान से सुनना, सब आ जाएगा। मान लो आपको लिखना है एक्स ए विद रेस्पेक्ट टू सी, तो अब देखो ए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट। ध्यान भाई यही कॉन्सेप्ट है। और सी कौन होगा बताइए, ऑब्जर्वर। तो ए ऑब्जेक्ट सी ऑब्जर्वर, तो देखो ये मैं आ गया सी पर, और अब ए को देख रहे हैं, तो बताइए कितना दिखेगा यहां से, देखो यहां से इसकी दूरी कितनी है, यहां से नापेंगे 5x प्लस 2x 7x, तो -7x। बहुत आसान है, एकदम आसान है, एकदम आसान है। ऐसे लिखते जाओ, जैसे मुझे लिखना है एक्स सी विद रेस्पेक्ट टू बी, ये लिखना है। तो अब बी ऑब्जर्वर और सी ऑब्जेक्ट, तो देखिए बी पर ये आ जाएगी और सी को देख रहे हैं, ये दिखेगा, और कितना दूर दिखेगा 5x, तो क्या लिखेंगे प्लस 5x आई कैप। कितना आसान है, प्लस 5x आई कैप। तो दिस इज रिलेटिव पोजीशन। तो देखिए बी की पोजीशन सी के लिए अलग है, ए के लिए अलग है, इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव पोजीशन। इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव पोजीशन। इतना उतार लो, इतना उतार लो, हटाएं। चलिए अब देखिए रिलेशन अमंग डिफरेंट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, डिफरेंट रिलेटिव पोजीशंस। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मजा आने वाला है आपको। डिफरेंट रिलेटिव पोजीशंस में रिलेशन, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करूंगा, दो में। ये है देखिए, अब एक ऑब्जर्वर ये है मान लो, और एक ऑब्जर्वर ये है। ध्यान से सुनिए, मजा आने वाला है सब। इसको मैं ए कह रहा हूं, इसको मैं बी कह रहा हूं। तो अगर मैं पोजीशन के लिए आर या एक्स, एक्स जनरली मैं एक्स एक्सेस में यूज करूंगा, वाई वाई एक्सेस में, और जेड जेड एक्सेस में, और अगर आर होगा तो स्पेस में ले लेते हैं आर को, ठीक है। तो अगर मैं आर बी विद रेस्पेक्ट टू ए लिखूं, तो इसका मतलब बी कौन होगा बताइए, अभी यही बता दिया, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये कौन होगा, ऑब्जर्वर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसका मतलब होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो देखिए अब ऑब्जर्वर बी होगा, तो बी पर बैठ के देखेंगे, तो ध्यान से सुनना, ये वेक्टर ये होगा, तो ये होगा आर, उल्टा लग गया मैं, देखिए बी ऑब्जेक्ट है तो ए ऑब्जर्वर होगा, तो आप इधर से इसको ये देखेंगे, तो ये होगा आर बी विद रेस्पेक्ट टू ए। वेक्टर लगा दो, वेक्टर लगा दो, अगर वेक्टर डायरेक्शन के साथ लिखना है तो। इसी तरीके से अगर हमें लिखना होगा ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो अब ये ए कौन होगा बताइए, ऑब्जेक्ट, ये कौन होगा, ऑब्जर्वर। तो ऑब्जेक्ट में ओ बी जे लिखूंगा, ऑब्जर्वर ओ बी एस लिखूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको क्या करें पढ़ेंगे, वेक्टर लगा दो चाहो तो इस पर भी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ठीक। तो अब बताइए, अब की बार ये हो जाएगा, अब बी ऑब्जर्वर ये, तो ये हो जाएगा आर ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है। इतना लिखिए, बहुत बेहतर। अब देखिए इनमें रिलेशन क्या है, पहले दो का देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, वेक्टर में इतना जानते हैं भाई, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, चाहे बी विद रेस्पेक्ट टू ए का देखो, चाहे ए विद रेस्पेक्ट टू बी, यार मैग्नीट्यूड तो इसे लेंथ के बराबर ही होगा दोनों का, लेकिन दोनों में डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो हम क्या लिखेंगे, अगर हमको लिखना आर ए विद रेस्पेक्ट टू बी के वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम माइनस लगा देंगे आर बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको याद कर लो, ठीक है। अभी क्या याद करना है वो समझाता हूं, इतना पॉज करके उतारो, इतना पॉज करके उतारो या स्क्रीनशॉट लो, इतना पॉज करके उतारिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, हटाएं। देखिए इसमें क्या याद करना है ये समझो पहले, इसको हटा रहे हैं, ठीक। इसमें याद ये करना है बच्चा कि
अब देखिए ये इक्वेशन मैंने यहां से आपको ड्राइव कर दी, अब हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे। तो जब भी डायरेक्ट का मतलब क्या है, जैसे आपको a विद रेस्पेक्ट टू b ये लिखना है, तो अगर आपको b विद रेस्पेक्ट टू a के साथ कनेक्ट करना है तो माइनस लगा दो आर बी विद रेस्पेक्ट टू a। ये रिलेशन हर वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है। अगर इवन वेलोसिटी लिखना होता a विद रेस्पेक्ट टू b तो अभी भी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a ये लिख देंगे। इवन एक्सीलरेशन लिखना हो, उसको डिफरेंशिएट कर दिए एक बार और, तो एक्सीलरेशन ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b बराबर क्या लिखेंगे, माइनस एक्सीलरेशन ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a। ये इसका बेसिक तरीका होता है। ठीक है, क्लियर है। इवन इसके अलावा कहीं भी लिखना हो, इसको जनरल में देख लो जरा, जैसे कुछ भी लिखना है, मान लो s ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू q लिखना है, तो बताइए क्या लिख देंगे, माइनस s q विद रेस्पेक्ट टू p। कहने का मतलब जब आप यहां से चेंज करते ही हो तो एक माइनस साइन लगा देते हैं, चेंज करते समय माइनस साइन लगा के q को p बना देते हैं और p को q बना देते हैं, एक माइनस साइन लगाकर। ये कॉन्सेप्ट है। जैसे कहीं भी लिखनी है वेलोसिटी ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू n, और n विद रेस्पेक्ट टू m अगर फाइंड आउट करना है या उससे इसको रिलेट करना है तो क्या लगा देंगे, माइनस वेलोसिटी ऑफ n विद रेस्पेक्ट टू m। एकदम आसान, एकदम आसान। ठीक है, लिख लीजिए, हटाएं। अब देखिए, मान लो जनरल रिलेशन फाइंड आउट करना हो तो जनरल रिलेशन देखो, ये मान लो x एक्सिस y एक्सिस, या हम ऐसे ही फाइंड आउट कर दें। देखो जैसे मान लो ये O1 है, यहां पे O2 है, यहां पर O3 है, इसी को फाइंड आउट कर देते हैं। अब देखिए जरा, ये ट्रायंगल पे लाई कर रहे हैं तीनों। अब मान लो ये वेक्टर, ये होगा क्या होगा, आर वेक्टर O2 विद रेस्पेक्ट टू O1, अभी अभी समझाया है। ये क्या होगा बताइए, कैसे भी ले लो, इधर या इधर, जो तुम्हें पसंद हो। मान लो ये ले लिया आर O3 विद रेस्पेक्ट टू O2, होगा कि नहीं होगा। और मान लिया आप इसको ले लें यहां से, ये हो जाएगा आर O3 विद रेस्पेक्ट टू O1। ये है। अब इन तीनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो अभी हमने दो में रिलेशन फाइंड आउट किया था, O1 O2 या O2 O1, या O2 O3, O3 से O2, या O3 से O1, O1 से O3, और तीनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब यहां पर हम वेक्टर का यूज कर लेते हैं बाई वेक्टर लॉज। वेक्टर के नेम से देखिए जरा, वेक्टर के नेम से क्या होगा बताइए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जरा सोचिए, क्या दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर होता है? 100% होता है, सबको आता है। दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। तो अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं RO3 विद रेस्पेक्ट टू O1 बराबर क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा दिस प्लस दिस। तो आप इसको पहले लिख लो या उसको पहले लिख लो, ये तो वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हैं RO3 विद रेस्पेक्ट टू O2 प्लस RO2 विद रेस्पेक्ट टू O1। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया। देखिए ध्यान से, ये इक्वेशन भी मैंने ड्राइव की है यहां से, लेकिन इस इक्वेशन को भी मैं प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट लिखना सिखाऊंगा और डायरेक्ट ही लिखना है। तो देखिए कैसे लिखना है, जैसे O3 विद रेस्पेक्ट टू O1, तो अब देखिए O3 से स्टार्ट करो, इसको O1 पे खत्म करो, और ये जो बीच में आता है O2 जो इंट्रोड्यूस किया है मैंने एक तरह से, इसको मैं कहता हूं इंटरमीडिएट फ्रेम। क्या कहता हूं? इंटरमीडिएट फ्रेम। इंटरमीडिएट फ्रेम, दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट फ्रेम। असल में O1 एक फ्रेम है, O2 एक फ्रेम है, O3 एक फ्रेम है, या O1 एक ऑब्जर्वर है, O2 एक ऑब्जर्वर है, O3 एक ऑब्जर्वर है, O1 के रेस्पेक्ट में O2, O2 के रेस्पेक्ट में O3, और O1 के रेस्पेक्ट में O3, और तीनों में रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। तो O3 विद रेस्पेक्ट टू O1 बराबर O3 विद रेस्पेक्ट टू O2 जो इंट्रोड्यूस करना है, प्लस अब जहां से स्टार्ट किया वहीं से स्टार्ट करो, और जहां ये खत्म हो रहा है वहीं खत्म करो। अब इसको और कायदे से बताता हूं, पहले इतना सीखो, ये बेसिक निकल कर आ गया, ये बेसिक निकल कर आ गया।
जैसे देखो ये लिख देता हूं, कुछ भी लिखना है, जैसे आपको लिखना है कभी भी एस पी विद रेस्पेक्ट टू क्यू लिखना है, ध्यान से सुनना। और अब मान लो आप यहां पर कोई नया फ्रेम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं पी और क्यू के अलावा, जैसे O1 O2 थे और मान लो या ऐसे मान लिए O1 O3 थे, ये O1 O3 थे और O2 को इंट्रोड्यूस करना था, ठीक है। तो अब मान लो P और Q हैं और कोई R इंट्रोड्यूस करना है, तो कैसे करेंगे, देखो S एकदम P से स्टार्ट करो, P विद रेस्पेक्ट टू R प्लस क्या लिखेंगे S R विद रेस्पेक्ट टू Q, एकदम आसान, एकदम आसान। हाँ, ये बार बार ड्राइव नहीं करेंगे, यहां से इसको ड्राइव करके दिखा दिया, अब मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, यही तरीका है यार फिजिक्स पढ़ने का। इतना पॉज करके उतारिए, इतना पॉज करके उतारिए आप लोग। क्लियर है, हटाएं इसको। कुछ भी लिखना है, जैसे मान लो वेलोसिटी ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू q लिखना है और r इंट्रोड्यूस करना है, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू r प्लस वेलोसिटी ऑफ r विद रेस्पेक्ट टू q। सीख लो इसको। जैसे एक्सीलरेशन लिखना है, फिर अब इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो ये एक्सीलरेशन में रिलेशन आ जाएगा, तो एक्सीलरेशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू r प्लस एक्सीलरेशन ऑफ r विद रेस्पेक्ट टू q। बहुत आसान है, तो आप यहीं से देख लो एक बार और। जैसे s मान लो m विद रेस्पेक्ट टू n लिखना है, बराबर m विद रेस्पेक्ट टू n लिखना है, तो s, अब मान लो कुछ भी इंट्रोड्यूस करना है, m और n दो फ्रेम के बारे में पता है और तीसरा फ्रेम आपको इंट्रोड्यूस करना है इक्वेशन के अंदर, तो कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, मान लो लेट m n p, p ले लो चलो, तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, m विद रेस्पेक्ट टू p प्लस s p विद रेस्पेक्ट टू n, एकदम आसान। इस तरह से फ्रेम को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू n बराबर s, सॉरी, तो वेलोसिटी ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू p प्लस वेलोसिटी ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू n, एकदम आसान। फिर एक बार डिफरेंशिएट और कर दो इसको, तो रिलेशन आ जाएगा एक्सीलरेशन में, तो एक्सीलरेशन ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू n बराबर एक्सीलरेशन ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू p प्लस एक्सीलरेशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू n। क्लियर हुआ? इस तरह से ये डिफरेंट फ्रेम्स के बीच का रिलेशन होता है। इसको 3, 4, 5 में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, पर अभी कोई जरूरत नहीं है, हमारा पूरी फिजिक्स में काम इतने से ही हो जाता है, कोई कठिन नहीं होता है, ठीक है। अननेसेसरी में एक्सटेंशन नहीं देना चाहता चीज़ों को, जरूरत पड़ेगी तो क्वेश्चंस में प्रॉपर्ली सिखा दूंगा, उसकी परवाह ना करें। पर 3 से मेरा बहुत बढ़िया काम चलेगा, तो 3 तक ही मैंने वर्किंग कर ली है, ठीक है। इतना उतारिए पॉज करके। क्लियर? हटाएं। एक एग्जांपल कर लो इस पर छोटा सा। एक मिनट, ये कर लो। चलिए एक एग्जांपल करते हैं। ये 3 ऑब्जर्वर हैं ए बी सी, वो डायरेक्शन पॉजिटिवली अलोंग द एक्स एक्सिस। आपको एक्स, अब देखिए ये एक्स बी विद रेस्पेक्ट टू ए फाइंड आउट करना है, सी विद रेस्पेक्ट टू ए, सी विद रेस्पेक्ट टू बी, ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ए विद रेस्पेक्ट टू सब आता है आपको। अब बताइए, लिखते हैं चलो, एक्स बी विद रेस्पेक्ट टू ए, अपने आप बताओ। बी विद रेस्पेक्ट टू ए कौन होगा? ऑब्जर्वर। बी कौन होगा? ऑब्जेक्ट। तो बी विद रेस्पेक्ट टू ए, बी ऑब्जेक्ट है, तो बी ऑब्जेक्ट ये रहा और ए ऑब्जर्व ये देखेगा, तो क्या लिखेगा बताओ इसको? वेक्टर लगा दो तो 4i कैप। इसी तरीके से एक्स सी विद रेस्पेक्ट टू ए, वेक्टर लगा दो, सी विद रेस्पेक्ट टू ए, सी ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जर्वर, बताइए कितना दिखेगा? 10 दिखेगा, 6 + 4, ये रिलेटिव पोजीशन है, तो क्या लिखेंगे इसको? +10i। इसी तरीके से एक्स सी विद रेस्पेक्ट टू बी, सी विद रेस्पेक्ट टू बी, सी ऑब्जेक्ट, बी ऑब्जर्वर, क्या दिखेगा? 6i, तो क्या लिखेंगे बताइए? +6i। एकदम आसान।
अगर लिखना है एक्स ए विद रेस्पेक्ट टू बी, अब बी कौन होगा? ऑब्जर्वर। बी पे आ जाइए, ए को देखिए, अभी क्वेश्चन तो करा ही चुके थे, तो क्या लिखेंगे इसको? -4i, -4i। इसी तरीके से अब तो सब लिख ही लोगे यार, एकदम आसान है। ठीक है, पॉज करके उतारिए, पॉज करके उतारिए। ठीक है, चलिए हटाएं। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट, स्पेशल कॉन्सेप्ट समझाता हूं। उल्टा देने वाला कॉन्सेप्ट, उल्टा देने वाला कॉन्सेप्ट, उल्टा देने वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। उल्टा देने वाला कॉन्सेप्ट, उल्टा मतलब अपोजिट। थोड़ी लैंग्वेज होती है ना अपनी बेसिक, उसका यूज करते हैं तो सब्जेक्ट में थोड़ा सा इजीनेस आ जाती है। उल्टा देने वाला कॉन्सेप्ट पहले मैं बेसिक से ड्राइव करूंगा, फिर आपको समझाता हूं इसको। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, अभी अभी को मजा आने वाला है। जैसे एक ऑब्जर्वर ये था और एक ऑब्जर्वर ये था। सबसे पहले मैं इससे पहले कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा आपको। एक मिनट, एक पहले नोट करके लिखाऊंगा आपको। एक नोट लिखिए पहले, एक नोट लिखना है आपको पहले, एक नोट लिखिए पहले। देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, या वेलोसिटी से स्टार्ट कर लो, फिर हम उसको जोड़ते जाएंगे। ठीक है, पहले वेलोसिटी समझाते हैं, आगे समझाते हैं फिर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर या ऑब्जेक्ट इज, बहुत अच्छा पॉइंट है, इज ऑलवेज जीरो विद रेस्पेक्ट टू इटसेल्फ। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पहले क्लियर करो। मैं ये कह रहा हूं किसी भी ऑब्जर्वर या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी खुद के रेस्पेक्ट में हमेशा जीरो होती है। जैसे आप चल रहे होते हो तो यार आपको लगता है कि हम चल रहे हैं, पर एक्चुअली में ये है कि आप अपनी, आपको अगर ये समझना हुआ तो अपने, जैसे मेरे पास ये माइक लगा हुआ है, अब मैं चल रहा हूं तो बताइए इस माइक की वेलोसिटी मेरे लिए क्या बताना, या कितना भी तेज भाग लो, कितना भी स्लो चल लो, आपके लिए जीरो ही है ना। तो मेरे रेस्पेक्ट में, मेरे रेस्पेक्ट में, मेरे सराउंडिंग में, मेरे सराउंडिंग मतलब मेरी बॉडी पर जितनी भी चीजें रखी हैं सब की सब हमेशा रेस्ट में होंगी। इसको बेहतर समझना है तो ये समझना होता है, जैसे आप बस में चल रहे हैं तो बस खड़ी है तो आप सारी सीटें, बैग या जितने भी आपके दोस्त, फ्रेंड जो भी बस के अंदर बैठे हुए हैं सबके सब रेस्ट में है। अब मान लो बस चल भी दे तो क्या वो आपके लिए सब मूव कर जाते हैं? नहीं मूव करते। तो हम ये कहते हैं अगर मूविंग बस एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो बस के अंदर कुछ भी रखा है, किसी भी ऑब्जर्वर के लिए बस के अंदर की सारे ऑब्जेक्ट किस में होंगे? हमेशा रेस्ट में होंगे, हमेशा रेस्ट में होंगे। तो ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात है ये। तो ये जो मान लो बस मूव कर रही है ये वी से, तो यहाँ पे चाहे ये रखा है, चाहे ये रखा है, चाहे ये रखा है, ठीक है, जितने भी रखे हुए हैं, इस ऑब्जर्वर के लिए सब के सब किस में होंगे? रेस्ट में होंगे, सब के सब रेस्ट में होंगे। तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज जीरो विद रेस्पेक्ट टू इटसेल्फ। अपने रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है। ये बड़ी बेहतरीन बात है। या ये कहिए कि ऑब्जर्वर अपने लिए हमेशा किस में होता है? रेस्ट में होता है। और खुद के लिए ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट में होता है, हमेशा रेस्ट में होता है। ये बात लिख लो जरा, खुद के लिए हमेशा रेस्ट में होता है। खुद के लिए ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट में होता है, हमेशा रेस्ट में होता है खुद के लिए ऑब्जर्वर। चलिए अब मैं उल्टा देने वाले कॉन्सेप्ट पर आता हूं, इसको लेके इतना लिख लीजिए। तो खुद के लिए कोई भी ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट में होता है, हमेशा रेस्ट में होता है।
अब देखिए इसको मैं पहले ड्राइव करता हूं फिर आपको समझाता हूं। चलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं है इसके लिए यहां से ले लेता हूं ये ब्लॉक, इसके ऊपर ए बैठा हुआ है, ये दो है बी। मान लीजिए ये जा रहा है यार इधर 10 मीटर पर सेकंड से और इधर ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, आराम से देख लो। अब ये 2 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड, तो ये आपको पहले ही बता चुका हूं, नहीं बताया तो फिर सुन लीजिए। कोई भी वेलोसिटी आपको दी रहती है, जैसे उसने कहा कि वेलोसिटी ऑफ ए विद ए इज 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब यह है कि एक ही वेलोसिटी ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर जो रेस्ट में है, ग्राउंड को हमेशा रेस्ट में मानकर ही हम सारी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ठीक है। ये सब बातें हो सकता है ना बताई हो, पर पढ़ाते पढ़ाते बताता जा रहा हूं। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकंड, और ग्राउंड को हमेशा किस में मानना है, रेस्ट में मानना है, ये नियम है। और ऐसे बी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर जिसको रेस्ट में मानना है उसके रेस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकंड। ओके, ये मानते ही हम। अब हमको डिस्कस करना है ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में या बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में। चलिए लिखना सिखाते हैं। जैसे इक्वेशन से लिखिए, देखिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बताइए कितनी है 10 आई। आप ये लिखेंगे, यही लिखेंगे और क्या लिखेंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी बताइए 2 आई, ठीक है, एकदम आसान। अगर अब मुझे लिखनी है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ये लिखना है, तो देखिए इसमें उल्टा देने वाला कॉन्सेप्ट एक निकल कर आता है, लेकिन उसका जन्म कहां से हुआ पहले ये देख लो। उल्टा देने वाला कॉन्सेप्ट निकल कर कहां से आता है, अभी कॉन्सेप्ट पर आता हूं पर उसको जन्म देता हूं पहले। तो ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो अब आपको बताइए ए एक फ्रेम है, बी एक फ्रेम है, और एक थर्ड फ्रेम इंट्रोड्यूस करना है। तो इंट्रोड्यूस ये थोड़ी ना कि कोई भी कर देंगे, अरे यार जिसकी हमको इंफॉर्मेशन होगी वही वाला फ्रेम तो इंट्रोड्यूस करेंगे। यहां पर किसकी इंफॉर्मेशन है, ग्राउंड, ग्राउंड के बारे में हमको कुछ इंफॉर्मेशन है, तो ग्राउंड को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो क्या इक्वेशन लिखेंगे बताइए, ये लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू बी। ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। तो यहां पर आ जाएगा देखिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी बराबर, अब ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना बताइए 10 आई, प्लस अब ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू बी, तो ध्यान रखना बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है। तो आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट यही था कि बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है 2 आई, और आपको चाहिए ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू बी, तो इसको क्या कर देंगे, एक माइनस साइन लगा देंगे, या आप इसको लिख देंगे माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बात समझ में आती है। तो ये आ जाता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी बराबर 10 आई, और यहाँ क्या लिख देंगे माइनस ऑफ 2 आई। इसको जरा आपको रीड करना सिखाना है। चलिए दोनों को रीड करना सिखाऊंगा, पहले दूसरा भी लिख देता हूँ, और बाद बाकी यहीं से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और अगर आपको लिखना हो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए लिखना है, तो देखिए ए विद रेस्पेक्ट टू बी पता है, अब लिखना है बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो एक माइनस साइन अलग से और लगा देंगे। तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस 10 आई माइनस 2 जे, क्लियर। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए जो आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 10 आई प्लस 2 जे। इतना लिखो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इतना लिखो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इतना उतारिए यहाँ तक, स्क्रीन शॉट लेके उतार लो, ठीक है। मैं नीचे का हटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो अब देखो ऊपर लिख देता हूँ। तो आपने जो फाइंड आउट किया ए विद रेस्पेक्ट टू बी, जो फाइंड आउट किया है ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वो किया आपने 10 आई माइनस 2 जे, और बी विद रेस्पेक्ट टू ए जो आपने फाइंड आउट किया है, ये फाइंड आउट किया आपने माइनस 10 आई प्लस 2 जे, ठीक है। अब इस ये जो यहाँ से क्लियर निकाला है वो वहाँ लिख दिया है, इसको अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखिए आपको एक्सप्लेन करता हूं। चलिए अब देखिए अभी मैंने बताया, प्लीज ध्यान से सुनना। इससे पहले मैं आपको रीड कराता हूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, प्लीज ध्यान से सुनना। तो यहां पे ए कौन होगा, ऑब्जेक्ट जिसको देखना है, बी कौन होगा, ऑब्जर्वर। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जर्वर होता है वो ऑलवेज रेस्ट में होता है, ऑलवेज रेस्ट।
अब आप कहेंगे सर ये तो मूव कर रहा है बी ऑब्जर्वर। अरे भैया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है ना, तो जब हम बी को देख रहे हैं तो उस समय बी ऑब्जर्वर थोड़ी ना है, बी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जर्वर तो ग्राउंड वाला है जो कि अभी भी रेस्ट में है। और अगर बी पर बैठ के किसी को देखेंगे तो बी को रेस्ट में दिखेगा खुद। तो या ये कहिए कि आपको क्वेश्चंस में बी को रेस्ट में लेना होगा, तब काम बनेगा। कॉन्सेप्ट की बात यह है कि जो भी ऑब्जर्वर है दुनिया में वो हमेशा रेस्ट में लेना है, आपको हमेशा रेस्ट में लेना है। तो अब देखिए, तो ये वेलोसिटी तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में थी, तो देखिए ये क्या निकल कर आई है, ये निकल कर आई है, यहां से सुनना, ए विद रेस्पेक्ट टू 10i माइनस 2j। तो देखिए अगर मैं डायग्राम बनाऊं इसका, ध्यान से सुनना, डायग्राम जे क्यों है, अरे यार ये गलत लग गया, आई थी, आई सेपरेट जानबूझ के लिखा है। अगर पीछे भी लग गया हो यार, मैंने हटा दिया है, अगर जे धोखे से लग गया हूं तो प्लीज करेक्ट कर लेना, ठीक है, करेक्ट कर लेना। अगर लग गया हूं तो पीछे धोखे से, क्यों मैंने उसको हटा दिया तो मुझे दिखाई नहीं देगा, ठीक है, वो आई होगा। अरे आई तो ही था। अगर लग गया हूं तो प्लीज सही कर लेना, ठीक है, प्लीज सही कर लेना अगर धोखे से लग गया हूं तो, ठीक है। अब आप देखिए इसको, तो ऑब्जर्वर आपको रेस्ट में लेना है। तो देखिए जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे, उल्टा देने वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो देखिए जो बी है ये आपको रेस्ट में लेना, दिस इज कॉन्सेप्ट। और इस पर बैठकर आप देख रहे हैं ए को, आप ए को देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। तो अब देखिए क्या, अब आपको दिख क्या रहा है, इसके बाद 10i दिख रहा है, तो 10i तो है, तो 10i तो पहले भी था इसके पास। लेकिन ध्यान से देखिए कि -2i दिख रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा इधर आपने 2i दे दिया, आपने 2i इधर दे दिया। तो इसको मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूं, देखना, इस बात को जो हम निकाल कर लाए थे वो इक्वेशन से निकाल कर लाए थे। अब उल्टा देने वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आप इस इक्वेशन के चक्कर में नहीं भी पड़े तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे कि अगर ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 10 से जा रहा है और ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 2 से जा रहा है, और अगर आपसे पूछा बी के रेस्पेक्ट में ए कितने से जा रहा होगा, तो बी पर बैठ जाओ अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके, कोऑर्डिनेट वही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और घड़ी लेके बैठ जाओ, बैठ गए, छाता लगा के बैठ जाओ, और जो कुछ इसके पास है वो उल्टा दे दो। देखो यही तो हुआ है, जो इसके पास था उल्टा दे दिया। और अब देखिए जैसे ही आपने जो इसके पास था वो उल्टा करके दिया, इवन देखो रेस्ट मारने का एक लॉजिक ये भी होता है कि वो 2 से जा रहा था, खुद को भी उल्टा दे देते हैं। तो देखिए ये रेस्ट में आ गया और इसको वेलोसिटी इधर मिल गई। यही है उल्टा देने वाला कॉन्सेप्ट। आपने इसकी वेलोसिटी इस पर बैठ गए तो आपने अब इसकी वेलोसिटी इसको दे दी, और जब ये बी वाला ऑब्जर्वर होगा तो वो ए को देखेगा तो बी ए को ऐसा दिखेगा, तो 2i से इधर और 10 से इधर, तो नेट कितनी आ गई, 8i। क्लियर हो गया? अब दे सर, क्लियर हो गया। इसी तरीके से इसको हटाए, यहां छोटे से डायग्राम बनाते हैं। चलो अगर आपको ये लिखना होता, देखना ध्यान से, एकदम मजा आ जाएगा आपको। थोड़ी जगह कम है पर कोई बात नहीं, उतना तो समझ ही गए। अभी और एग्जांपल दूंगा बहुत सारे। ये मान लो क्या था, बी था, ये ए था। अब देखिए अगर आप लिखना चाहते हैं क्या, बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो देखो बी विद रेस्पेक्ट टू ए है, तो ध्यान से देखना, बी विद रेस्पेक्ट टू ए, बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो बी कौन होगा, ऑब्जेक्ट, और ए कौन होगा, ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर अब ये होगा, तो ये इसको देखेगा तो ये खुद रेस्ट में आएगा, और जो कुछ इसके पास होगा वो बी को उल्टे डायरेक्शन में मिलेगा। इसी का नाम है उल्टा देने वाला कॉन्सेप्ट। तो बताइए बी इधर कितने से जा रहा था, बताइए 2 से जा रहा था, और इसके पास 10 इधर थी, तो देखो इसको इधर उल्टे डायरेक्शन में 10 मिल जाएगी, ये 10 मिल जाएगी, ये है। तो खुद देख लीजिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2i, तो ये 2i पॉजिटिव के लिए और -10i नेगेटिव के लिए, ये लिखा हुआ है। तो उल्टा देने वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किसी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, एक्सीलरेशन ग्राउंड फ्रेम से दिए हुए हैं, और फिर किसी ऑब्जर्वर पर बैठकर या किसी ऑब्जेक्ट पर बैठकर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आप ऑब्जर्व करना चाहते हो, तो जिस ऑब्जेक्ट पर बैठो उसके पास जो भी वेक्टर हो, अदर को अपोजिट डायरेक्शन में दे दो घुमा घुमा के। समझ में नहीं आया होगा, अभी समझ में आता है, रुको
दिस इज कॉल्ड उल्टा देने वाला कॉन्सेप्ट। लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सब चीजें आपके व्यवहार में होती हैं। जैसे खाना खाते खाते आंख भी बंद कर लें तो यार ऐसा थोड़ी है कि नाक में चला जाएगा, आपके में कौर मुंह में ही जाएगा ना। तो इसी तरीके से चीजें नॉर्मल हो जाती हैं पढ़ते पढ़ते, कि तुरंत देखते ही उल्टा देने वाला कॉन्सेप्ट क्या है, रटना नहीं है, समझेंगे और बिहेवियर में लाएंगे अपने में। जब चीजें बिहेवियर में आने लगती हैं तो आपको अंदाजा नहीं होगा सब्जेक्ट कितना आसान होने लगता है। जब तक वो किताबों पर कॉपी पर रिवीजन करना पड़ रहा है, करते रहो रिवीजन, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है। एक महीने में फिर भूल जाओगे, एक में नहीं भूलोगे, 2 में भूल जाओगे। लेकिन जब आप फिजिक्स की चीजें आपके बिहेवियर में आ जाती हैं तो कभी नहीं भूलोगे। हाँ, कुछ चीजें नहीं आ सकती बिहेवियर में तो उनको याद कर लिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम चीजें तो बिहेवियर में लाओ, और मैकेनिक्स की तो सारी चीजें बिहेवियर में आ जाती हैं। ठीक है, अभी समझाते हैं, चलिए। ठीक है, देखिए एकदम समझ में आएगा, एकदम समझ में आएगा। देखना, ये पार्टिकल ए, मान लो इधर जा रहा है V1 से, आराम से देखना, ये B, ये जा रहा है V2 से, आराम से समझना। ये θ1, ये θ2। तो ये जो V1 V2 दिए हैं पार्टिकल ए और बी के, वो ग्राउंड फ्रेम से हैं। ऑब्वियसली ग्राउंड, जब कुछ नहीं दिया है तो ग्राउंड से ही है, तो ये ग्राउंड फ्रेम से दिए हुए हैं। ठीक है, ग्राउंड फ्रेम से दिए हुए हैं। या ये कहिए कि ये जो ऑब्जर्वर है यहां पर ग्राउंड पर खड़ा हुआ, आराम से देख लीजिए, ये ऑब्जर्वर इसको भी ऑब्जर्व कर रहा है, इसको भी ऑब्जर्व कर रहा है। अब हमें ए को देखना है बी पर बैठकर और बी को देखना है ए पर बैठकर। तो देखिए दोनों डायग्राम समझाते हैं। बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो उल्टा देने वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। तो बी विद रेस्पेक्ट टू ए का मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो बी यहां पर कौन होगा, ऑब्जेक्ट, ए कौन होगा बताइए, ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर, क्लियर हुआ। अब देखिए मैंने पहले ही बता दिया ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट में होता है। तो अब ए ऑब्जर्वर है, तो देखिए ध्यान से, ये बी है और ये ए है, तो ये ऑब्जर्वर है, यहां बैठा दिया आपने, तो तुरंत किस में आ गया बताइए, रेस्ट में। दिस इज कॉन्सेप्ट। और बी के बाद जो अपना है, अपने तो अपने होते हैं, अपना रहेगा एज इट इज, मतलब V2 रहेगा, ये नहीं बदलेगा कुछ भी, ये रहेगा जिस एंगल पे था उसी पर रहेगा। और जो कुछ ए के पास था वो इसको उल्टे डायरेक्शन में दे दो। तो ध्यान रखना V1 इसके पास ऐसे था, तो इसको उल्टे डायरेक्शन में देंगे। ध्यान रखना, एंगल भी मैं समझा देता हूं। ये θ1 है, तो इधर से ये θ1 आएगा, ध्यान से सुनना। ये लाइन आएगी यहां पर, ये हॉरिजॉन्टल से कितना, θ1 ये। तो इधर इसके पास ये ठीक, ये तो ये लाइन आएगी इसके पास, ये लाइन यहां से कितना, θ1 देखो ये। तो जो वेलोसिटी इसके पास थी वो B को अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी, तो ये V2 ऐसे मिलेगा, V1, B को V1 अपोजिट में। तो अब देखिए जो B होगा A के रेस्पेक्ट में इस तरह से दिखाई देगा, और जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगी, जो भी बनकर आ जाए वो लॉ लग जाएगा, वेक्टर एडिशन, ये बन के आएगी। तो ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A। दिस इज कॉन्सेप्ट। अब आप यही काम आप बी पर बैठ के ए को देख लो तो आपको मजा आने लगेगा। पहले बना लो फिर मैं बनाता हूं। अब ऑब्जर्वर बी को लेना है और ए को देखना है, तो आप लिखेंगे ए विद रेस्पेक्ट टू बी। इसको हटा दूं, चलिए आप कर लीजिए तब तक पॉज करके, क्या डायग्राम आता है। अब देखेंगे ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो ए कौन हो जाएगा बताइए, ऑब्जेक्ट, ये कौन होगा, ऑब्जर्वर, और ये हमेशा किस में लेना है, रेस्ट, ये कॉन्सेप्ट है।
और रेस्ट में लेने का मतलब जो कुछ इसके पास होगा वो किसी अन्य ऑब्जेक्ट को जिसको ये देख रहा होगा उसको मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन में। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो चलिए बनाइए दोनों को पहले। ठीक, बी ये है, बैठ जाइए, रेस्ट में आ गया। कहो तो अच्छा, जो अपना इसके पास ग्राउंड फ्रेम से वो नहीं बदलेगा, वो रहेगा अपना, अपने तो अपने होते हैं, तो ये V1 एज इट इज रहेगा θ11। और जो कुछ इसके पास था, जो कुछ इसके पास क्या था V2 ग्राउंड फ्रेम से, वो इसको अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। तो ध्यान रखना वो ऐसे मिलेगा अपोजिट में V2। तो यहां से देखिए एंगल जो आएगा ये θ2, तो ये θ2, ये θ2। क्लियर हुआ। और बाद बाकी रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर के नेम से आएगी, इन दोनों को वेक्टर नेम से आप जोड़ लीजिए। सब पढ़ा चुके हैं। तो ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। एकदम आसान, एकदम आसान। ठीक है, एक क्वेश्चन कराता हूं इस पर। एक क्वेश्चन, स्पेशल कॉन्सेप्ट, उल्टा देने वाला कॉन्सेप्ट आ गया। अच्छा, यही कहानी एक्सीलरेशन में भी वैलिड है, यही कहानी एक्सीलरेशन में भी वैलिड है। ठीक है, तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन में बेसिक जहां भी होगा तुरंत हम उल्टा देने वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके डिफरेंट वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, हटाएं इसको, कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए। जैसे देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मान लीजिए एक पार्टिकल ये ए, ये इधर मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये बी है, इधर मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक, फाइंड, एक कॉन्सेप्ट और यहीं पे बताऊंगा मैंने, अभी तक नहीं बताया। जो पाथ होता है, पाथ वो हमेशा ऑब्जर्वर के फ्रेम पे डिपेंड करता है। तो एक बेहतरीन बात देख लो जरा, स्पेस नोट यहीं पे लिख दो, फिर मैं आगे बताता हूं इस चीज को। स्पेस नोट, स्पेस नोट, पाथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये सब बातें मैं आपको इकट्ठी करके एक जगह बता दूंगा कि कौन सी चीजें फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती हैं, कौन सी डिपेंड नहीं करती हैं, इकट्ठी करके बताऊंगा। पर पहले जो बताता जा रहा हूं वो सीखते चलो। जैसे बहुत सारी चीजें, रियल फोर्स नहीं डिपेंड करता है, टाइम डिपेंड नहीं करता है, एक्सीलेशन करता है, वेलोसिटी करती है, डिस्प्लेसमेंट करता है, वर्क डन करता है, बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे। फिजिक्स में धीमे धीमे बताते जाएंगे, तो ये इतना दिमाग मत चलाना भी कि सर आपने ये बता दिया क्या क्या डिपेंड करता है, क्या क्या नहीं करता है। जितना बताए उतना तो पढ़ो, जब कुछ आएगा तभी तो कंपैरिजन कर पाओगे, ये करता है ये नहीं करता है। तो अभी तक ये क्लियर है, वेलोसिटी करती है, एक्सीलेशन करता है, पोजीशन करती है, और पाथ भी डिपेंड करता है। ठीक है, इतना तो क्लियर है, इतना याद करो पहले। इसलिए मैं कह रहा हूं, खुद बताइए, जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा होगा उसके लिए ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो बताइए ए का जो पाथ है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड। ऐसे बी वाई एक्सिस में जा रहा है ग्राउंड फ्रेम से, तो इसका बी का जो पाथ है वो वाई एक्सिस है, किस फ्रेम से, ग्राउंड फ्रेम से। क्लियर है भाई, बी ग्राउंड फ्रेम से 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो यही उसका पाथ है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ए अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो यही उसका पाथ है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो पाथ जो होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसको हटा रहा हूं, नोट करके लिख लीजिए आप। अब हमें यहां पे उल्टा देने वाले कॉन्सेप्ट से क्लियर कर देते हैं। देखिए, अब चलिए हम डिस्कस कर देते हैं। पहला, पाथ एंड वेलोसिटी, पाथ एंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ये बताना एक तो। ठीक है, यही फाइंड आउट कर देते हैं। चलिए अब देखिए, बी विद रेस्पेक्ट टू ए आप देखेंगे तो ए कौन होगा बताइए, ऑब्जर्वर। यहीं से कंसेप्ट स्टार्ट होता है। ये कौन होगा, ऑब्जेक्ट। तो बताइए रेस्ट में कौन होगा, ऑब्जर्वर। तो देखिए जरा डायग्राम बनाइए, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब ए जो है ये,
आप इस पे बैठा दीजिए आदमी को, इसको किस में लेना होगा आपको, रेस्ट में लेना होगा, क्योंकि ये रेस्ट में आ जाता है जैसे ही ऑब्जर्वर इस पर बैठता है, और इसकी वेलोसिटी गई कहाँ, उसके पास चली जाएगी जिसको ये देख रहा होगा, और उसका डायरेक्शन होगा इसकी वेलोसिटी के अपोजिट। चलिए आइए, अब देखिए बी ये था, तो बी के पास अपनी वेलोसिटी तो इधर थी कितनी, 20 मीटर पर सेकंड, और जो कुछ जिसके पास होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। तो ये खुद कितने से जा रहा था, 10 से, तो इसको 10 इधर मिल जाएगी। क्लियर हुआ? तो जो नेट वेलोसिटी होगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगी, और यही क्या होगा, इसका पाथ होगा, यही क्या होगा, इसका पाथ होगा। ठीक, यही होगा पाथ ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। बहुत अच्छा पॉइंट है। तो जो बी का पाथ होगा वो इधर होगा। ठीक, अगर आपको लिखनी है वेक्टर फॉर्म में तो बताइए, ये था ए, ये था बी, तो बताइए वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए डायरेक्ट बताइए। एक तो ये -10 आई होगा जो अपोजिट डायरेक्शन बन गई, प्लस इधर कितना होगा, 20 जे होगा। क्लियर हुआ? एकदम आसान। अब आप वर्किंग करके देख लो, ए विद रेस्पेक्ट टू बी, खुद मजा आ जाएगा। देखो करके, देखिए जरा करके। चलिए हम ही समझाते हैं, इधर दिखाते हैं। ठीक है, ये तो लिख दिया आपने। अब देखिए ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो अब देखिए, तो एक ठीक है। अब बताइए ए ये कौन हो गया, ऑब्जेक्ट, बी कौन हो गया बताइए, ऑब्जर्वर, और ये किस में होता है, ऑलवेज एट रेस्ट। एकदम क्लियर हो गया हुआ यार, ऑलवेज एट रेस्ट, बहुत आसानी से समझा दिया है। तो बनाइए डायग्राम। ये यहां पर बी है, रेस्ट में लेना है इसको। ठीक, और जो कुछ इसके पास था वो किसको मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा। ए के बाद अपना क्या था, अपना ये था 10, ये रहेगा, और जो बी का था इसके पास वो अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, खुद 20 से ऊपर जा रहा था, तो देखिए इधर मिलेगा इसको नीचे ये 20, और एक्चुअल वेलोसिटी जो होगी उसके फ्रेम से वो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगी। ये होगी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, और यही पाथ होगा, तो इसी रास्ते पे चलता चला जाएगा। तो ये आ जाएगा पाथ ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। क्लियर? एकदम फंडा। और अगर आप लिखना चाहेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी जो आएगा वो क्या लिखा जाएगा बताइए, 10i - 20j। एकदम आसानी से क्लियर हो गया। उतार लीजिए पॉज करके। उतार लीजिए पॉज करके। उतार लीजिए। ठीक है, चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। चलिए एकदम आसान है, एक लाइन में लिया हुआ है उल्टा देने वाले कॉन्सेप्ट से। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड बी इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में दोनों जा रहे हैं। तो देखिए एक एक लाइन में आंसर आएंगे। देखिए ए ऑब्जेक्ट है, कितने जा रहा है बताइए, 5 से, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। बी ये है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये कितने जा रहा है, 20 से, यूनिट नहीं लिखी है, ठीक है, 20 से। अब बताइए फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए बराबर, देखिए बी कौन हो जाएगा बताइए, ऑब्जेक्ट, ए कौन हो जाएगा बताइए, ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर रेस्ट में होता है तो आप क्या करेंगे, ए को रेस्ट में लेंगे, ये रेस्ट में, ठीक। और जो बी होगा, जो अपना होगा, अपना तो इसके पास 20 रहेगा, और जो ए का होगा वो इसको अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, 5 से इधर जा रहा था, इधर मिल जाएगा इसको 5, ठीक। तो बताइए क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए बराबर, इसके पास ये 20i अपना था रहेगा, उल्टा मेरा -5i, घटा के लिखेंगे तो 15i। एकदम आसान।
ऐसे ही ए विद रेस्पेक्ट टू बी करना है तो यहीं से कर सकते हो। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो इसको पलटा दो, एक माइनस साइन लगा दो, तो -15i। ठीक है, एकदम बच्चों वाले क्वेश्चंस, लेकिन बेसिक से चल रहा हूं तो एक एक सवाल करा के चल रहा हूं आपको। ठीक है, पॉज करके उतारिए। यहां पे देख लो एकदम आसान है। अब की बात देखिए क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी फाइंड आउट करना आपको। ठीक है, तो बताइए देखिए क्या हो जाएगा, ए कौन हो जाएगा बताइए, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बी कौन हो जाएगा बताइए, ऑब्जर्वर हो जाएगा। तो बताइए ये हमेशा किस में लेना है, ऑलवेज एट रेस्ट, ऑलवेज एट रेस्ट लेना है। ओके, तो बताइए देखिए क्या हो जाएगा, तो ए को आपको बी को रेस्ट में लेना है, तो यहाँ पर आप बिठा दीजिए, ये रेस्ट में आ गया, और जो कुछ इसके पास होगा वो जिसको ये देख रहा होगा उसको मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके पास ये 10 अपना रहेगा, और इसका जो होगा बताइए 12, वो भी इसी उल्टे डायरेक्शन में मिलेगा 12 इधर। ठीक, तो बताइए ये था ए और ये था बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए एकदम आसान लगने लगा हुआ, विद रेस्पेक्ट टू बी बराबर बताइए क्या आ जाएगा, 10i प्लस 12i बराबर कितना आ जाएगा, 22i। और अगर b विद रेस्पेक्ट टू a फाइंड आउट करना है तो वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a बराबर बताइए क्या, -22i हो जाएगा, -22i हो जाएगा। क्लियर, एकदम आसान है। ठीक है, आपको उल्टा देने वाला कॉन्सेप्ट के बेसिक चीज़ आ गई, तो आपको मैंने ये उल्टा देने वाला कॉन्सेप्ट सिखाया। जो पाथ होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारी कहानी मैंने बताई, तो इसमें मैं एक एक घंटे के लेक्चर शुरुआत के रखता हूँ, तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। आगे मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी के और बेहतरीन फंडे बताता हूँ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, उसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। इस तरह से चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, पढ़ाई करते रहो। चलिए।